हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके यूजेज और नाइट्रेट आयन अर्थात ब्राउन रिंग टेस्ट पे प्रकाश डालेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि, बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन करने की विधि, ओसवाल्ड प्रोसेस, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए बिना देर किए हुए इसके केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कवर करें। आप अपने नोटबुक में हेडिंग दे दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। इसका हिंदी सब लोग जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग इसके एसिडिक नेचर को स्पष्ट करेंगे कि यह अम्लीय स्वभाव का होता है, क्यों, या इसमें अम्ल की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसको हम लोग कैसे स्पष्ट करेंगे। पहला बात, ये आप मैट्रिक से ही पढ़ते आए हैं कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है और यह जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोनियम आयन या H आयन तथा नाइट्रेट आयन देता है, जो स्पष्ट करता है कि इसमें अम्ल की गुण है या यह अम्लीय स्वभाव का होता है। दूसरी चीज, यह जब अम्लीय स्वभाव का हो गया तो यह क्षार से, बेस से रिजेक्शन करके साल्ट का निर्माण करेगा। तो यह जब ही इसको क्षार से रिजेक्शन कराएंगे NaOH, KOH, तो यह अपने साल्ट का निर्माण करेगा और जल H2O मुक्त करेगा। साथ ही यह मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया करके CO2 मुक्त करता है, जो यह दर्शाता है कि इसमें अम्ल की गुण पाई जाती है या यह अम्लीय स्वभाव का होता है। तो फटाफट आप हेडिंग दीजिएगा एसिडिक नेचर। इसमें एक लाइन लिख भी सकते हैं कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा यह जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयोनाइज होकर हाइड्रोनियम आयन तथा नाइट्रेट आयन देता है, जो इसके एसिडिक नेचर को दर्शाता है। इसके रिजेक्शन के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। यही हमारा नाइट्रिक एसिड है, आप ले सकते हो। और यहाँ हम जल ले लेते हैं H2। इसकी अवस्था को भी हम शो कर देते हैं। आप नहीं भी शो कीजिएगा तो काम होगा, लेकिन बेहतर होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के अवस्थाओं को शो कर दिया जाए। जब भी हम डालेंगे बेटा, ये आयोनाइज होकर देगा। देखो, यह H2 एक प्रोटॉन को लेगा और देखो कैसे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन देगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और हमको क्या प्राप्त होगा, NO3 माइनस। इसी को कहते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन दिया, जो स्पष्ट करता है कि इसमें अम्लीय गुण है। दूसरी चीज, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि यह बेस से अभिक्रिया करके साल्ट तथा H2O देता है, जो इसके अम्लीय गुण को दर्शाता है, जो इसके अम्लीय गुण को दर्शाता है। देखिए कैसे रिजेक्शन होता है। कोई भी बेस ले लो, कास्टिक सोडा ले लो, कास्टिक पोटास ले लो, मैं यहां ले रहा हूं। देखो यहाँ NaOH ले लेता हूं, इसके एक्वस सॉल्यूशन, और नाइट्रिक एसिड का भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो, यह Na और इसका NO3 बाहर निकल गया छोटू, और देखो यह H और OH जल बना लिया। देखो यहाँ क्या बन रहा है, आप लिख भी सकते हो, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इसी को कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब प्लस हमको क्या प्राप्त हो, H2O। आप L लिख सकते हो, L का मतलब लिक्विड। इसी प्रकार आप रिएक्शन करा सकते हो छोटू, KOH, इसको कास्टिक पोटास कहते हो, इसका रिएक्शन करा सकते हो नाइट्रिक एसिड से। तो ये क्या बनाएगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। कोई पूछे कि क्या बनाएगा, तो आप कहिएगा कि सर यह पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, जिसको नाइटर कहते हैं, और जल का निर्माण करेगा। यह रासायनिक अभिक्रिया भी स्पष्ट करता है इसके एसिडिक नेचर को। एक चीज और याद रखिएगा, यह मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट से रिजेक्शन करके CO2 देता है। यह भी स्पष्ट करता है कि यह एसिडिक नेचर का है। तो इसको भी लिख लीजिए कि यह मेटल कार्बोनेट
किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट होना चाहिए। यह मेटल कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 देता है, CO2 देता है, CO2 देता है, जो इसके अम्लीय गुण को स्पष्ट करते हैं। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, हमने यहाँ देखो सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहा हूं, NaHCO3, इसको क्या कहते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अवस्था को शो कर देते हैं सॉलिड स्टेट, और इसमें हम डालते हैं छोटू क्या? नाइट्रिक एसिड डालते हैं, HNO3 को डालते हैं। देखो कौन सा रिएक्शन होगा। यह अपना कार्बोनेट बनाता है, ध्यान दीजिएगा। यह देखो तो Na सोडियम और NO3 क्या बना लिया? NaNO3, NaNO3 को कहते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट। अब प्लस देखो क्या बन रहा है, यह H, यह H, यह H एक O, यहां से निकाल दो H2O। यह किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में शो कर सकते हो। अब प्लस देखो यहां बचा CO2, तो आप यहां CO2 लिख सकते हो। किस अवस्था में? यह CO2 गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार आप ले सकते हो सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, तो सोडियम कार्बोनेट भी लेकर दिखा रहे हैं। यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको पता है, Na2CO3, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, HNO3 हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड। अब देखो रिजेक्शन कैसे होता है, या सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। तो देखो सोडियम यहाँ दो एटम सोडियम का दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमारा नाइट्रेट एक है, तो इसको हम 2 मोल ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब देखो 2 सोडियम और 2 NO3, यह निकल जाएगा छोटू क्या? 2NaNO3। ये क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। प्लस देखो क्या, यहां से CO2 बाहर कर दो, CO2 बाहर निकल गया, G फॉर गैस। और देखो यहां क्या बचा बेटा? 2 हाइड्रोजन बच रहा है, और यहाँ का 1 ऑक्सीजन, यहाँ आप H2O लिख सकते हो। तो यह धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है, जो स्पष्ट करता है कि यह अम्लीय नेचर का है या एसिडिक नेचर का है। तो आप इसे नोट करें। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बता रहे हैं। इसके दूसरे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, डिकम्पोजिशन या एक्शन ऑफ हीट। इसी को कोई पुस्तक लिखा हुआ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, तापीय अस्थायित्व। देखिए नाइट्रिक अम्ल को जब ही हम लोग गर्म करते हैं तो यह टूट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस तथा जल देता है, याद रखिएगा। तो आप इसे रिएक्शन के माध्यम से भी देख कर सकते हैं। यही नाइट्रिक एसिड है HNO3। आप इसका एक्वस स्टेट में इसे आप ले सकते हैं, या आप ऐसे ही दिखाइए। नाइट्रिक एसिड को जब ही हम गर्म करते हैं यह टूट करके NO2 देता है। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह ब्राउन कलर का गैस होता है, और हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और हमें प्राप्त होता है H2, जल प्राप्त होता है। इस समीकरण को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। देखिए यह हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा नाइट्रोजन हुआ 4, तो यहाँ 2 से, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 NO2 हमारा हो, 4 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 12 हो रहा है, तो यहाँ 4 दूनी के 8, 2 10, 2 12, समीकरण संतुलित है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे देखते चलेंगे। और रिजेक्शन विथ मेटल, रिजेक्शन विथ नॉन मेटल,
बड़ा ही प्रमुख है, इसे समझते चलिए। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है आप ऑलरेडी जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में इसे डिटेल पढ़े हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो नवजात ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल डाइल्यूट हो या सांद्र हो, यह नवजात ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो क्या करता है, दूसरे रासायनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने का काम करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने लिख दिया है कि यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है, क्योंकि यह सांद्र एवं तनु दोनों रूपों में नवजात ऑक्सीजन देता है, जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ध्यान रखिएगा यहां यही HNO3 है नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यह नाइट्रिक ऑक्साइड देगा और जल देगा और नवजात ऑक्सीजन देता है, यार नेसेंट ऑक्सीजन। और यदि कॉन्क लीजिएगा, सांद्र नाइट्रिक एसिड लीजिएगा, सबको पता है कॉन्क का मतलब क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा कम से कम हो, जिसमें जल की मात्रा हो उसको हम लोग डाइल्यूट कहेंगे। ये जो डिकम्पोज होता है यह हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और जल मुक्त करता है, और यह नवजात ऑक्सीजन ये भी देगा। ध्यान रखिएगा कि यदि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें तो हमको कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यदि कॉन्क लेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी को हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसे संतुलित हम लोग कर देते हैं, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन यहां हमारा 2 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है हमारा नाइट्रोजन 2, यहां मैं 2 से कर दिया, और यहां देखो ऑक्सीजन हमारा हो गया 6, तो यहां हमारा ऑक्सीजन हो रहा है 2, 1 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ 2, तो यहाँ देखो हमारा हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब ऑक्सीजन इधर हुआ 6, तो इधर ऑक्सीजन एटम को देख ले 2 1 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, 3 नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रहा है। यहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कर दो, हमारा ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, कितना ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है इधर 6, यहाँ 4 1 5 1 6, क्लियर है। तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऑक्सीकारक का काम करता है, और यही नवजात जो ऑक्सीजन है दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो आप इसे नोट करें, आगे हम इसकी और प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग धातु से रिजेक्शन देखेंगे कि यह नाइट्रिक अम्ल मेटल से कैसे रिजेक्शन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख के जाइएगा एग्जामिनेशन में। देखिए कोई भी धातु यदि नाइट्रिक अम्ल से रिजेक्शन करता है तो इसकी रिएक्टिविटी 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला बात होगा कि मेटल के नेचर पर निर्भर करेगा, मेटल कैसा है, अत्यंत क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। दूसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक अम्ल पे निर्भर करेगा कि यह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिजेक्शन कर रहा है या वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिजेक्शन कर रहा है या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया कर रहा है। तीसरी बात टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि वह नाइट्रिक एसिड जो हम लिए हैं हॉट है या कोल्ड है। तो इन जनरल ये बात याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, ताकि आपको रासायनिक समीकरण लिखने में दिक्कत नहीं हो। यदि मेटल हो, यदि उसकी रिजेक्शन हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं और वेरी डाइल्यूट हो अर्थात लगभग 6% यह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करेगा, और ये कोल्ड होना चाहिए, मतलब नाइट्रिक एसिड ठंडा होना चाहिए, से अभिक्रिया करेगा। तो पहला बात याद रखिएगा, यह मेटल नाइट्रेट का निर्माण करेंगे, अपना नाइट्रेट बनाएंगे, जो धातु होगा वो अपना मेटल नाइट्रेट बनाएगा। और यहाँ देखिए अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और जल मुक्त करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि यदि कोई मेटल हो, यदि वह नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे HNO3 से, और कैसा हो या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो, और लगभग यह 20% डाइल्यूट हो, कितना प्रतिशत, और यह हॉट होना चाहिए जनरली,
ठीक है, हॉट नहीं भी दे, डाइल्यूट 20% दे, तो इस स्थिति में मेटल नाइट्रेट का निर्माण होगा और N2O बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और H2O बनेगी, ये निश्चित रूप से प्रोडक्ट बनेगा, N2O बनेगा और हमारा मेटल नाइट्रेट बनेगा और जल मुक्त होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, ये सब बात दिमाग में बैठाते चलिएगा ताकि रिजेक्शन लिखने में कहीं दिक्कत नहीं हो। यदि मेटल हो और यदि HNO3 से रिजेक्शन करें, यह डाइल्यूट हो लेकिन 50% डाइल्यूट हो, यही प्रमुख है, मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं। मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिजेक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनाएगा और यहाँ NO देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देगा और जल देता है, याद रखिएगा। और यदि मेटल हमारा कैसा हो, मेटल हो और यह नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे, कॉन्क नाइट्रिक एसिड से, लगभग 70% कॉन्क, ठीक है, अर्थात 30% इसमें पानी हो, तब यह हमारा मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही और यहाँ प्रोडक्ट में NO2 बनने लगता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और हमारा जल बनता है। तो यह निर्भर करेगा इसके कंसंट्रेशन पर, दूसरी बात की मेटल के नेचर पर, इसी को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लफिंग गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यदि वेरी डाइल्यूट हो तो मेटल नाइट्रेट बनेगा और हमारा अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, याद रखिएगा। और यदि 20% डाइल्यूट और हॉट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो मेटल नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और H2O बनता है। और मेटल लें और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 50% लें तो उस स्थिति में मेटल नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O बनता है। और मेटल लें और कॉन्क HNO3 हम लेते हैं लगभग 70%, तो नाइट्रेट बनता ही है और यहाँ हमारा नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस बात को याद रखिएगा, ये दो बड़ा प्रमुख है। हाँ, कुछ और भी बातें हैं, जैसे मैग्नीज और मैग्नीशियम, दो धातु ऐसे हैं जो वेरी डाइल्यूट, लगभग 1 से 2% डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया करके वे अपना नाइट्रेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा भी प्रश्न कि कौन ऐसा धातु है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, बार बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इस बात को आप नोट करें। हम इससे संबंधित कुछ रिजेक्शन आपको ले रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ मेटल है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके मेटल नाइट्रेट और NO2 देता है, लेकिन एसिड की अभिक्रिया करा दिया जाए तो यही मेटल नाइट्रेट के जगह पर मेटा एस्टाइनिक एसिड बनने लगता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, जिसको हम रिजेक्शन में कवर कर रहे हैं। पहले इन तमाम बातों को नोट कर ली इन जनरल, ये कोई जरूरी नहीं कि सारे धातुओं के साथ ऐसा भी हो, ठीक है, लेकिन अधिकांश धातु इस वे को फॉलो करते हैं, इसे नोट करें। कुछ हम रिजेक्शन आपको बता रहे हैं। तो आइए कुछ हम नाइट्रिक अम्ल का रिजेक्शन धातुओं से देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में रिजेक्शन विथ जिंक, रिजेक्शन विथ कॉपर पढ़ना है, तो कम से कम कॉपर और जिंक वाली रिजेक्शन आपको निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्क नाइट्रिक एसिड जिंक से और कॉपर से कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए, रिजेक्शन विथ जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं गेस क्वेश्चन के तौर पे डाल देता हूँ। देखिए, यही हमारा जिंक है और रिजेक्शन करता है HNO3 से, मैं वेरी डाइल्यूट कह दूं, तो आपको पता है कि वेरी डाइल्यूट जब होगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अपना नाइट्रेट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाता है और हमारा क्या बनाएगा, और यहाँ अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, NH4NO3 बनाएगा और यहाँ हमारा H2O देगा। समीकरण को संतुलित कर देते हैं, यहाँ 4 जिंक ले लो, यहाँ जिंक 4 कर दो, हमारा जिंक 4 है, जिंक 4 है, यहाँ 10 HNO3 ले लो, यहाँ देख रहे हैं कि हमारा नाइट्रोजन हो रहा है 10 नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ देखो 4 दूनी के 8, 8 और 2 10, 10 नाइट्रोजन एटम हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ 10, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, तो यहाँ 3 दूनी के 6, 6 4 10 हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, 10 यानी 30 ऑक्सीजन एटम है, 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, 25 26 27, 27 30, समीकरण संतुलित है। ये क्या बना लिया हमारा, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और जल मुक्त करता है। इसी प्रकार यदि जिंक की रिजेक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दें और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले, जनरली ये नाइट्रिक एसिड 6% होता है
और ये नाइट्रिक एसिड हॉट होना चाहिए। ये सब आपको नहीं देगा, केवल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देगा। और कितना नाइट्रिक है, 6% डाइल्यूट होना चाहिए। यही बहुत प्रमुख रिजेक्शन है। कई बार पूछा गया है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपको बताए हैं क्या बनाएगा, ये जिंक नाइट्रेट ही बनाएगा अपना, जिंक नाइट्रेट प्लस यहाँ लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को NiTrOS नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और आपको पता है बनता कैसे, जब ही अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो बनता है। और यहाँ H2O कर दो, समीकरण को संतुलित कर देते हैं। जिंक 4 ले लो, यहाँ 4 ले लो, जिंक 4 हो गया। इसको भी 10 नाइट्रिक एसिड को ले लो, नाइट्रोजन एटम 10 हो रहा है। यहाँ देखो 4 दूनी के 8, 8 2 10 हो गया। हाइड्रोजन हमारा 10 हो रहा है, 5 दूनी के 10 कर दो। ऑक्सीजन 30 हो रहा है। यहाँ देख लो 6 चौका 24, 24 1 25, 5 30 हो रहा है। समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार जिंक धातु की रिएक्शन यदि हम HNO3 से करा दे और HNO3 कॉन्क होना चाहिए, लगभग 70% कॉन्क होना चाहिए। तो आपको बताए हैं कॉन्क से रिजेक्शन करेगा, आपको बताए हैं तो धातु का नाइट्रेट बनेगा। यहाँ ZnNO3 बना दो का होल ट्वाइस कर दो, यहाँ NO2 बनेगा और यहाँ H2O बनेगा। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये दो रिजेक्शन बड़ा ही फेमस है। पूछा जाता है कि तनु नाइट्रिक एसिड से और सांद्र नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके जिंक कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो एक नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जिंक कितना दिखाई दे रहा है बेटा, जिंक 1 है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम 4 है, तो यहाँ देखो 2 दिखाई दे रहा है, 2 से यहाँ कर दो 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 से 4 कर दो। हमारा ऑक्सीजन एटम 12 हो रहा है, तो यहाँ 6 4 10 2 12 हो गया। तो ये दो रिजेक्शन बड़ा ही प्रचलित है, आप इसे निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लेंगे। कुछ करना नहीं है, आपको जो बताए हैं उसी रीति के अनुसार आप रिजेक्शन को लिखना है। एक दूसरा हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन विथ कॉपर। रिजेक्शन विथ कॉपर, कॉपर से अभिक्रिया जो NCERT में दिया उसे समझते चलिएगा। देखिए कॉपर से रिजेक्शन करेगा डाइल्यूट और कॉन्क, तो क्या बनाएगा, अपना नाइट्रेट बनाता है। ध्यान दीजिएगा कॉपर है और रिजेक्शन करता है HNO3 से, यह डाइल्यूट से लगभग 50% डाइल्यूट से करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी रिजेक्शन करेगा ये अपना नाइट्रेट बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस आप प्लस 50% यह डाइल्यूट है। कितना प्रतिशत, 50% न भी लिखे तो डाइल्यूट समझिएगा। डाइल्यूट से कौन सा प्रोडक्ट देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O देगा। ठीक है, इस समीकरण को संतुलित कर दिया जाए। यहाँ कॉपर को ले लीजिएगा, 3 मोल कॉपर ले लेते हैं, यहाँ 3 मोल कॉपर ले लो। यहाँ हम नाइट्रेट को कर लेते हैं छोटू, 8 HNO3 कर देते हैं। अब यहाँ देखो हमारा नाइट्रोजन 8 हो रहा है, तो यहाँ देखो 3 दूनी के 6 नाइट्रोजन एटम हो रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन हो रहा है हमारा 8 हो रहा है, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ है, 4 दूनी के 8 कर दो। यहाँ ऑक्सीजन एटम हो रहा 8 3 का 24, तो यहाँ देख लो हमारा 3 दूनी के 6 6 3 18, 18 2 20, 20 4 24 हो गया। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बन गया और यहाँ हमारा कॉपर का नाइट्रेट बनता है, याद रखिएगा क्यूप्रिक नाइट्रेट बना या कॉपर 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो स्टॉक नोटेशन में, कॉपर 2 नाइट्रेट, कॉपर 2 नाइट्रेट, इसी को क्यूप्रिक नाइट्रेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपने कॉपर उच्च वैलेंसी वाले स्टेट में ही नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। इसी प्रकार कॉपर दे दो, यहाँ दे दो HNO3 दे दो, यह रिजेक्शन करा दे कॉन्क से। कैसे कराए, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, कॉन्क दे दे जनरली 70%, तो कुछ नहीं करना है, यही बना दो हमारा CuNO3 बना दो, कॉपर का नाइट्रेट बना देना और जो भी कॉन्क देखेंगे हम यहाँ NO2 बना देंगे प्लस H2O बना देंगे। समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 और 2 4 कर दो, हमारा हाइड्रोजन हो रहा है
4, हाइड्रोजन देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 दूनी के 4 कर दो, ऑक्सीजन एटम 4 तिहाई 12। हीट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा समय लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे क्लास में होंगे जो पार्शियल इक्वेशन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपको समीकरण को संतुलित करने में एग्जाम में समय लगेगा, कोई बात नहीं है, बट समझ लीजिए कैसे। नाइट्रेट बनाना है, NO बनाना है, जल बनाना है, नाइट्रेट बनाना है, NO2 बनाना है, जल। जब काउंट देखेंगे तो यहाँ देखो हाइड्रोजन हमारा 4 हो रहा है, तो हाइड्रोजन 4 कर दिए, ऑक्सीजन हमारा 4 तिहाई 12 हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यहाँ देखो 3 दूनी के 6, 6 और 4 10, 10 तो 12 हो रहा है। तो इस समीकरण को भी आप अपने दिमाग में याद कर जाइएगा, बैठा लीजिएगा कैसे हो रहा है, कुछ करना इसमें नहीं है आपको। इसी रीति के अनुसार आपका रिजेक्शन हमारा पीबी से होगा। आपको दे रहे हैं पीबी वाला रिजेक्शन, लेड से रिजेक्शन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। सेम रिजेक्शन, कोई कह दे रिजेक्शन विथ सी नंबर पीबी, रिजेक्शन विथ पीबी लेड से, इसको क्या कहते हैं, लेड से रिजेक्शन। तो आपसे कोई दे दे कि लेड वाली रिजेक्शन को कराइए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे कि लेड का रिजेक्शन कराओ तो आप करा दीजिएगा। यहाँ पीबी मैं दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको कंप्लीट करना है लेड वाला रिजेक्शन। यहाँ दे दे HNO3, यहाँ डाइल्यूट दे दे, और डाइल्यूट कितना होना चाहिए, लगभग 50%। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, लेड नाइट्रेट बनाइएगा, NO बनाइएगा, यहाँ लेड नाइट्रेट बनेगा, यहाँ NO बनेगा, यहाँ जल बनेगा। आपको कह रहा है कि इसमें भर के लाइए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होगा, और यही पीबी दे दे, और यहाँ कह दे HNO3 दे दे, और यहाँ कह दे हमारा कॉन्क दे दे, सांद्र नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया। तो आप क्या बनाइएगा, यहाँ इसका नाइट्रेट तो बनेगा, लेड नाइट्रेट क्या बनेगा, PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट बन जाएगा, और इसके जगह पर नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड बनेगा, तो NO2 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, जल बनेगा। आप इसे संतुलित कर लीजिएगा। एक और आपको हम रिजेक्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपसे ही एक होमवर्क के तौर पे देते हैं बात, ध्यान दीजिएगा। कॉपर वाला भी रिजेक्शन नोट कर लिए होंगे, होमवर्क दे रहे हैं। मैग्नीशियम धातु का रिजेक्शन दे दे, HNO3, यहाँ वेरी डाइल्यूट लिख दे, वेरी डाइल्यूट लिख दे, तो आपको क्या बनाइएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, यहाँ प्लस क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, यहाँ प्लस जल बनेगा। यहाँ भर लीजिएगा, इस रिजेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा घर पे। हम रिजेक्शन विथ एसन पढ़ा रहे हैं, इसे नोट करो। एसन का रिजेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, डाइल्यूट एसिड से यह रिजेक्शन करके या वेरी डाइल्यूट एसिड से यह रिजेक्शन करके हमेशा यह अपना प्रोडक्ट नाइट्रेट तो बनाएगा ही, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है और जल बनाएगा। लेकिन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो मेटास्टैनिक अम्ल बनाने लगता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल एसन से अभिक्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट देता है, इसे नोट करें, उसको बता रहे हैं। रिएक्शन विथ एसन, देखिए रिएक्शन या एसन धातु से कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो एसन धातु की रिएक्शन हम यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करा दें, देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराएं तो ये अपना नाइट्रेट बनाएगा SnNO3 का होल 2, इसी को कहेंगे Tin2 नाइट्रेट। अब प्लस देखिए यहाँ अमोनियम नाइट्रेट बनता है NH4NO3 अब प्लस H2O। तो इसको याद रखना है कि यहाँ अमोनियम नाइट्रेट ही बनेगा, डाइल्यूट से कराओ या वेरी डाइल्यूट से कराओ, अमोनियम नाइट्रेट अपना नाइट्रेट बनाता है। प्रोडक्ट में तब्दीली होता है या निर्भर करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे, और निर्भर करता है टेम्परेचर पे। तो दो मुख्य फैक्टर काम करता है, कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इसको संतुलित कर दिया जाए, 4 SN ले लो, 4 SN ले लो, हमारा यहाँ 10 HNO3 ले लो, हमारा नाइट्रोजन हो रहा है 10 एटम, तो यहाँ हो रहा है 4 दूनी के 8, 2 10 एटम, अमोनियम नाइट्रेट में 2, और यहाँ हो रहा है 6 8 2 10 हो रहा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन एटम 30 हो रहा है, तो ऑक्सीजन एटम हमारा यहाँ भी 30 हो जाना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है हमारा 10, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हमको करना है, इधर साइड भी 10, तो 4 है यहाँ, 3 दूनी के 6 4 10,
ऑक्सीजन एटम 6 चौका 24, 24 25 26 27 और 3 30 हो गया, याद रखिएगा। तो यह बना लिया टीन नाइट्रेट बना लिया, इसी को हम लोग कहेंगे टीन 2 नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट बना लिया। ये महत्वपूर्ण रिजेक्शन है, सांद्र से कैसे रिजेक्शन करता है, जो एसएन रिजेक्शन करता है सांद्र से कैसे, HNO3 यह कैसा है, कौन से रिजेक्शन करता है, तो प्रोडक्ट अपना नाइट्रेट के जगह पर एस्टाइनिक एसिड मेटा एस्टाइनिक एसिड बनाने लगता है। क्या बनाएगा, मेटा एस्टाइन H2SNO3, या इसी को कोई पुस्तक ऐसे लिखी हो H2O इंटू ऐसे लिखा हो, सॉरी SNO2 इंटू H2O, इसी को कहते हैं मेटा STANNIC मेटा एस्टाइनिक एसिड बना लेता है। और हमारा क्या बनाएगा, कॉन्क है तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा NO2 देगा प्लस H2O देगा। जब कॉन्क हम इस्तेमाल करेंगे जनरली तो हमारा NO2 बनेगा, या वेरी डाइल्यूट यूज करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, डाइल्यूट यूज करेंगे तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, NO बनेगा। ये सब मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा जनरल आप रिजेक्शन लिखने के लिए। तो इस समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, एसएन 1 है, एसएन 1 कर दो, यहाँ 4 कर दो, हाइड्रोजन हमारा कितना हो रहा है, नाइट्रोजन यहाँ 4 हो रहा है, तो इधर नाइट्रोजन को हमारा 4 कर दो। यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है 12, तो यहाँ हमारा देख लो 4 दूनी के 8, 8 9 10 11 1 12, हाइड्रोजन हो रहा है 4, तो हाइड्रोजन यहाँ देखो 2 2 4, तो यह मेटा एस्टाइनिक एसिड बनाता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, कॉपर के भांति ही रिजेक्शन एजी से कर दें, रिजेक्शन विथ एजी, तो आप इसको करा लीजिएगा। मैं बता देता हूं, यदि यहाँ सिल्वर धातु दिया हो, यहाँ HNO3 डाइल्यूट दिया हो, तो आप क्या करोगे, यह क्या बनाओगे, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 बनेगा, और क्या बनेगा, प्लस यहाँ डाइल्यूट है तो यहाँ NO बनेगा और यहाँ H2O बनेगा। इस समीकरण को आपको संतुलित करना है घर पे, यहाँ Ag दे दें, यहाँ HNO3 दे दें, और यहाँ कैसे कहते हैं कॉन्क दे दे, सांद्र दे दे, तो यहाँ क्या बनेगा, वही सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ प्रोडक्ट के जगह पर NO2 बनेगा, यहाँ जल बनेगा। इसे भी लिख के आप संतुलित कर लेंगे। इसी रीति के अनुसार मरकरी भी रिजेक्शन कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मरकरी रिजेक्शन यदि डाइल्यूट से करेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो प्रोडक्ट के जगह पर प्रोडक्ट में तो NO बनेगा ही, लेकिन जो अपना नाइट्रेट बनाता है वह मर्क्यूरस नाइट्रेट बनेगा। और यदि सांद्र से करेगा तो नाइट्रेट जो अपना मरकरी बनाता है, याद रखिएगा, वह मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाता है। तो यह प्रोडक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हमारा जो ही डाइल्यूट लेंगे तो NO बनेगा, और यहाँ कॉन्क लेंगे तो NO2 ही बनेगा। तो मरकरी से भी रिजेक्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कॉपर और जिंक वाला याद होना चाहिए। एक नोट में याद रखिएगा बात, बिस्मथ, कॉन्क या डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया करके बिस्मथ नाइट्रेट तथा NO2 देते हैं, NO2 देता है, याद रखिएगा। डाइल्यूट से करे या कॉन्क से करे, हमारा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ही प्राप्त होगा, याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ही प्राप्त होगा। रिजेक्शन को हम यही लिख देते हैं, यही बिस्मथ है, प्लस हमारा HNO3 है, यह कैसा हो, कॉन्क हो या डाइल्यूट हो, कॉन्क हो या डाइल्यूट हो, कोई एसिड हो, तो इसको हटा देते हैं, कॉन्क और डाइल्यूट के जगह पर आप कोई ले सकते हो। यह बनाएगा बिस्मथ नाइट्रेट, BiNO3 का होल थराइस। बिस्मथ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आपको बता चुके हैं। प्लस क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा। समीकरणों को संतुलित कर दिया जाए, बिस्मथ 1 है, बिस्मथ 1 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा नाइट्रोजन 6 हो रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ 3 नाइट्रोजन हमारा 6 हो रहा है, तो यहाँ हमारा देखो 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 6 हो गया। ऑक्सीजन हमारा हो रहा है 12, 6 3 18, तो यहाँ देखो 3 3 का 9, 9 4 13,
13 एक सेकंड समीकरण संतुलित नहीं हो रहा बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे संतुलित कर रहे हैं। यहाँ हमारा बिस्मत हो रहा है हमारा कितना 1, और तो यहाँ बिस्मत 1, यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हो रहा है हमारा 6, तो यहाँ हाइड्रोजन देखो हम पहले 6 कर देते हैं, 3 दूनी के 6 कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 दूनी के 6 कर देते हैं। अब हमारा यहाँ देखो ध्यान से, नाइट्रोजन हो रहा है 6, तो नाइट्रोजन हो रहा है यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 3 दूनी के 6 कर देते हैं, 3 6 कर देते हैं। अब बिस्मत 1 है, बिस्मत 1 है, ऑक्सीजन की बारी 18, तो यहाँ 3 त्रिका 9, 9 6 9 9 6 15, 15 3 18 हो गया, देख रहे हो बिस्मत 1 है, बिस्मत 1 है। तो याद रखिएगा कि बिस्मत यदि डाइल्यूट से करे या कॉन्क से करे तो हमारा प्रोडक्ट बिस्मत नाइट्रेट बनेगा और NO2 ही बनता है। एक चीज और याद रखिएगा नोट में, इसको मिटाएं फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। 2 धातुएं हैं, ये नोट में लिखते चलिएगा, पहले साफ साफ आप इसे समझ जाइए। नोट नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, VVI इसको कर देते हैं। देखिए Mg तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा Mn जिसको मैग्नीज कहते हो, वेरी डाइल्यूट लगभग 1 से 2% HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कई बार पूछा गया कि कौन ऐसा धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से या वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम। देखो यही मैग्नीशियम है, मैं रिजेक्शन करा दूं HNO3 से, HNO3 से, यह वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट लगभग कितना 1 से 2% रिजेक्शन करता है, तो अपना लवण तो बनाएगा ही। देखो तो क्या बना रहा है, 2 मोल ले लो, यह अपना लवण बना लिया MgNO3, मैग्नीशियम अपना नाइट्रेट बना लिया MgNO3 का होल ट्वाइस, चूंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है, 2 नाइट्रेट इसमें जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कई बार ये कंपटीशन में अभी एस्टेट की परीक्षा हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ था कि कौन ऐसा धातु है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार Mn की रिएक्शन करा दो 2HNO3 से, वेरी डाइल्यूट है, ध्यान देना, ये भी क्या बना लेगा, अपना नाइट्रेट बना लेगा, मैग्नीज अपना नाइट्रेट बनाता है, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 मुक्त करता है। तो इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज 2 ही धातु है जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसे नोट करें। कुछ और हम महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा नोट, सही से याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा धातु शुद्ध और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते, या दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कि एल्युमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता, लोहा शुद्ध सांद्र नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, शुद्ध एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल में लोहा, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम और एल्युमिनियम, लोहा, कोबाल्ट, निकेल को हम लोग फेरस मेटल कहते हैं और क्रोमियम, एल्युमिनियम जैसे धातु को जब ही हम लोग डालते हैं नाइट्रिक अम्ल में, तो ये क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल से संयोग करके अपने सतह पर एक पतला प्रोटेक्टिव अपने ही मेटल के ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। जैसे लोहा को डालेंगे तो लोहा के ऑक्साइड बन जाता है, एल्युमिनियम को डालेंगे तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है उसके सतह पर, जो फर्दर नाइट्रिक अम्ल के रिजेक्शन को रोक देता है। तो मैंने लिख दिया है कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम तथा एल्युमिनियम जैसे धातु को शुद्ध नाइट्रिक अम्ल में डालने पर यह अपने सतह पर पतले मेटल ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव कहो या पैसिव लेयर, निष्क्रिय सतह का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण पुनः अभिक्रिया नहीं हो पाती है, जिसे पैसिविटी ऑफ मेटल कहा जाता है, धातु की निष्क्रियता कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से धातु हैं,
इसको याद कराने की मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, इसे भी याद भी कर जाइएगा। दूसरी चीज, लोहा जो है Fe, यह वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करेगा और यह अपना फेरस नाइट्रेट का निर्माण करेगा और क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और H2O बनाएगा। और यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल लगभग 70% सांद्र नाइट्रिक अम्ल से यदि इसको रिजेक्शन करा दिया जाए Fe, तो बिल्कुल जिंक के भांति ही रिजेक्शन करेगा। यह अपना फेरिक नाइट्रेट बनाएगा, FeNO3 का होल 3 बनाएगा, फेरिक नाइट्रेट बनाएगा और NO2 बनाता है और H2O बनाएगा। लेकिन शुद्ध और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में डाल दिया जाए तो यह अपने ऑक्साइड Fe3O4 या इसी को हम कहते हैं FeO इंटू Fe2O3, इसी को फेरिसोफेरिक साइनाइड कहते हैं, आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड, जो नेचर में मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग Fe3O4 कहते हैं। इसका लेयर बना लेता है जिससे अभिक्रिया नहीं हो पाती, याद रखिएगा। तो उसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा कि कौन कौन सा धातु रिएक्शन नहीं करते हैं। तो फेंको निकालकर, क्या कहोगे, फेंको फेंको निकालकर सड़ा आलू, फेंको निकालकर सड़ा आलू। बोरा में यदि आलू सड़ जाए तो उसको क्या हम लोग करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। फे फॉर होता है लोहा, फेंको, कोबाल्ट निकालकर, फेंको निकालकर, सड़ा माने कुछ नहीं, आलू माने एल्युमिनियम, फेंको निकालकर सड़ा आलू। यह कॉन्क HNO3 से अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, देखिए यही Fe है, यदि इसको हम कॉन्क HNO3 में डाल दें, कॉन्क प्योर एंड कॉन्क HNO3 में डाल दें, तो देखिए ये अपने ऑक्साइड का निर्माण कैसे करता है। ये अपने ऑक्साइड का निर्माण FeO इंटू Fe2O3 का निर्माण कर लेता है और प्लस क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग छोटू, या इसी को आप लिख सकते हो Fe3O4। कई बार पूछता है किस ऑक्साइड का लेयर बनाएगा, इसी को कहते हैं Fe फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, या इसी को हम लिख सकते हैं आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड। याद रखिए इसी Fe3O4 को हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। नेचर में मैग्नेटाइट के रूप में, खनिज के रूप में पाया जाता है। इसमें लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें +3 है। कई बार पूछा गया है कि Fe3O4 में लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः होता है +2 +3, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं तो निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8 +8/3 चूंकि फ्रैक्शन में ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना ग्रहण कर सकता है, इसलिए कंपटीशन में कई बार पूछा गया कि Fe3O4 में तीनों लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः बताओ। तो एक आयरन का +2 और 2 आयरन का +3 होगा। तो इसका नाम क्या होता है छोटू, आयरन 2 और 3 ऑक्साइड, या इसी को कहते हैं फेरेसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा। यही लोहा के ऊपर यह ऑक्साइड Fe3O4 का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण फर्दर नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन रुक जाती है। तो पूछा जाता है कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, दे देगा FeO बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, याद रखिएगा। एल्युमिनियम Al2O3 बना लेगा, क्रोमियम Cr2O3 बना लेगा। यह क्रमशः अपने प्रोटेक्टिव ऑक्साइड के लेयर का निर्माण कर लेते हैं, फर्दर रिजेक्शन रुक जाती है। तो कहानी को भी याद रखना है कि फेंको निकालकर सड़ा आलू। राइट डाउन प्लीज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं कि नोबेल मेडल जो होते हैं बेटा, नोबेल मेटल उत्कृष्ट धातु को कहते हैं। जनरली इसके अंतर्गत सोना प्लेटिनम आते हैं। नोबेल मेटल जो होते हैं HNO3 से रिजेक्शन नहीं करते, रिजेक्शन नहीं करता, परंतु नवजात क्लोरीन मुक्त करने के कारण यह एक्वा रेजिया में घुल जाता है। यह एक्वा रेजिया, जिसको हम लोग अम्ल राग कहते हैं, एक्वा
एक्वा रेजिया, इसका सूत्र इस्तेमाल करते हैं 3HCl + HNO3, 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 एक्वा रेजिया में घुल जाता है, तो इसको आप रिएक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यही एक्वा रेजिया है 3HCl + HNO3, इसी को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं बेटा? अम्लराज, एक्वा रेजिया कहते हैं। देखिए यह नौजात क्लोरीन देता है, NOCl देता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं, H2O कहते हैं, और यह नौजात क्लोरीन देता है। समीकरण को संतुलित कर दो, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड देता है। समीकरण को संतुलित कर दो, हाइड्रोजन यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, 3 आयक 4, तो 2 दूनी के 4, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन हमारा 3, तो ऑक्सीजन 3, क्लोरीन 3, तो यहाँ 2 क्लोरीन कर दो। यह नवजात क्लोरीन जो है, देखिए यह सोना से तुरंत रिजेक्शन करेगा। यह नवजात क्लोरीन सोना से रिजेक्शन करके क्या बनाता है? AuCl3, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड बना लिया। या इसी को आप लिख सकते हो गोल्ड, स्टॉक नोटेशन में गोल्ड 3 क्लोराइड, और प्लेटिनम रिजेक्शन करेगा बेटा ऐसे ही, तो प्लेटिनम रिजेक्शन करेगा नवजात क्लोरीन से, तो अपना क्लोराइड बना लेगा PtCl4, इसी को कहते हैं प्लेटिनिक क्लोराइड, या इसी को आप लिख सकते हो सिंपली प्लेटिनम 4 क्लोराइड, प्लेटिनम और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को 4 क्लोराइड, प्लेटिनम 4 क्लोराइड बना लेता है। और देखिए यह हमारा जो ऑरिक क्लोराइड है और प्लेटिनिक क्लोराइड है वह एक्सेस HCl में घुल जाता है और क्या बनाता है? देखो यही हमारा है AuCl3, यह HCl के साथ संयोग करता है और बनाता है HAuCl4, इसी को कहते हैं ऑरोक्लोरिक एसिड, ऑरोक्लोरिक एसिड। इसका आयुपाइक नेम भी लिख सकते हो। और समीकरण संतुलित है, सोना 1 है, क्लोरीन 4 है, हाइड्रोजन 1 है, और PtCl4 या HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाता है हमारा H2 PtCl6, या बनाता है हमारा क्लोरोप्लेटेनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनाता है। इसका और भी हम नाम लिख सकते हैं। आपको जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि काउंटर आयन के रूप में हाइड्रोजन हो या कोई कॉम्प्लेक्स एसिड हो तो उसके नाम में हम इक एसिड जोड़ते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि लिगेंड की संख्या 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा। अब क्या है? क्लोरो है, या इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं क्लोरिडो, क्लोराइडो या क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो या हेक्सा क्लोरो। PL प्लेटिनिक प्लेटिनिक 4 एसिड, प्लेटिनिक 4 एसिड, या इसी को आप लिख सकते हो दूसरे तरह से। इसका नाम काउंटर आयन के तौर पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आप लिख सकते हो हेक्सा क्लोरो या हेक्सा क्लोरिडो, प्लेटिनेट 4, हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4। आप इस तरह से इसका नाम लिख सकते हो, तो आप इसे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिजेक्शन विथ नॉन मेटल देख ले, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, NCERT में भी दिया हुआ है। उसमें हम लोग देखेंगे कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर से अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो अधातु होते हैं कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, जो ये अधातु होते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता, पहला बात याद रखेगा। दूसरा बात याद रखिएगा, ये कॉन्क नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है। तो कॉन्क नाइट्रिक अम्ल जो कार्बन को किस में बदल देता है, याद रखिएगा, कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, फास्फोरस को H3PO4, इसी को हम लोग कहते हैं फास्फोरस एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, और सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि रिजेक्शन होता कैसे है। आपको पता है कि यही कॉन्क HNO3 पर, इसको समझ लीजिए, इसको नहीं लिखना है आपको।
यह देखिए कॉन्क HNO3 नवजात ऑक्सीजन देता है और यही नवजात ऑक्सीजन इनको ऑक्सीकृत करता है। तो आपको पता है कि कैसे देता है, यह NO2 देता है प्लस H2O देता है प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है, यही नवजात ऑक्सीजन देता है। समीकरण को संतुलित कर दो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हमारा हुआ इधर 6, तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 और 4, 4 1 5 1 6 ऑक्सीजन होगी। अब देखो ये नवजात ऑक्सीजन क्या है, नन मेटल को क्या करते हैं, नन मेटल को यही नवजात ऑक्सीजन इनको ऑक्सीडाइज करके इसके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ऑक्साइड का। और ये जो ऑक्साइड होता है, ये जो ऑक्साइड होता है यह जल में घुल करके यह अपने एसिड का निर्माण करते हैं। याद रखिए एसिड का निर्माण करते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा, यह इसका मैकेनिज्म है। कोई पूछे कि क्या है, कैसे रिएक्शन होता है, आप पार्शियल इक्वेशन लिखेंगे तो इसी ढंग से हम लिखते हैं, लेकिन हम आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशन यूज करेंगे ताकि हर बच्चे उस चीज को समझ सके। इस रिजेक्शन में यही दोष होता है कि आपको बैलेंस करने में ज्यादा समय लगता है। नाइट्रिक अम्ल नवजात ऑक्सीजन देगा और नवजात ऑक्सीजन जो क्या होगा, अधातु के से संयोग करता है तो इसके ऑक्साइड का निर्माण करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। कार्बन को CO2 में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, फास्फोरस को H3PO4 में, सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। अब इस समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे देखिएगा, दिमाग में बैठा लेना है। यहाँ कार्बन लिख देना है, यहाँ HNO3 लिख देना है, यहाँ कॉन्क लिख दीजिए, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। यह कार्बन को किसमें ऑक्सीकृत करेगा, CO2 में करेगा। और जब हम कॉन्क HNO3 यूज किए हैं तो यहाँ NO2 बनेगा ही हमारा, और यहाँ क्या बनेगा, H2O बनेगा। बात आप समझ चुके होंगे। अब इसको संतुलित करना होगा। इसी प्रकार हम आयोडीन ले लें, यहाँ HNO3 ले लें बेटा, ये कैसा ले लें, कॉन्क ले लें, तो यह क्या बनेगा, आयोडिक एसिड बनेगा, HiO3 बनेगा, इसी को कहते हैं आयोडिक एसिड बनेगा, देखते रहिएगा, प्लस NO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार हम यहाँ क्या यूज करते हैं, फास्फोरस यूज करते हैं, P4 यूज करते हैं, HNO3 यूज करते हैं, कॉन्क हम यूज करते हैं, यहाँ क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा, याद रखिएगा। इसी को कहते हैं अर्थो फास्फोरस एसिड। याद रखिएगा यह डाई बेसिक एसिड होता है, डाई बेसिक एसिड होता है या डाई प्रोटिक एसिड होता है। प्लस क्या यूज कर देंगे, NO2 यूज कर देंगे प्लस H2O यूज कर देंगे। कंफर्म है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार सल्फर हम यूज करेंगे एसिड, तो यहाँ क्या करेंगे, HNO3 यूज कर दें, कैसा होगा, कॉन्क होगा। देखो किसमें बदल रहा है, H2SO4 में, H2SO4 प्लस NO2 यूज कर दो प्लस H2O यूज कर दो। अब समीकरण को संतुलित कर दिया जाए। देखो कार्बन 1 है, यह हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हो रहा है तो यहाँ 2 दूनी के 4 कर दो, नाइट्रोजन 4 हो रहा है तो यहाँ नाइट्रोजन हमारा 4 कर दो। ऑक्सीजन देखो 12 हो रहा है तो यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ 2 4 दूनी के 8 2 10 10 2 12, समीकरण संतुलित है। क्लियर है। इसी प्रकार आयोडीन का समीकरण हम संतुलित कर रहे हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो आयोडीन 2 है तो यहाँ हम आयोडीन देखो कहाँ है, आयोडिक एसिड में 2 है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन हो गया हमारा कितना बेटा, 2। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन हमारा दिखाई दे रहा है 10, यहाँ देखो नाइट्रोजन कहीं है, यहाँ है, तो यहाँ हम कर देते हैं 10 से, नाइट्रोजन हो गया हमारा 10। अब हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है 10, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो यहाँ कर देते हैं हम छोटू 4 दूनी के 8 2 10। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन हो रहा है 10 3 30, तो ऑक्सीजन यहाँ देखो कितना हो रहा है, 3 दूनी के 6, यहाँ 6 हो गया, 10 दूनी के 20 20 हो गया, और 4 देखो 20 4 24 6 30, समीकरण हमारा संतुलित है। इसी प्रकार हम फास्फोरस में आएंगे, यहाँ फास्फोरस P4 है, यहाँ हम क्या कर देते हैं, 4 फास्फोरस है तो 4 फास्फोरस मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, यहाँ देख रहे हैं कि हमारा नाइट्रोजन हो गया 20,
तो यहाँ नाइट्रोजन देखो तो कहाँ है, यहाँ नाइट्रोजन कर दो, नाइट्रोजन कर दो, हमारा 20 हो रहा है ना नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन 20 हो रहा है, तो यहाँ नाइट्रोजन को 20 कर दो। हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ 20, तो यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है 4 तिहाई 12, 12 8 20 कर दो, 12 8 20 कर दो। ऑक्सीजन हो रहा है 20 तिहाई 60, तो इधर देख लो हमारा ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4 चौक का 16 हो रहा है, 20 दूनी के 40 हो रहा है, और यहाँ 4 हो रहा है। तो देखो तो 16 4 20 20 40 60, समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे बैलेंस करने का, 1/4 से यहाँ गुणा कर दे तो p से p कट जाता, हमारा कोफिशिएंट बहुत कम आता। जैसे इसको हम करके दिखा रहे हैं, 1/8 से गुणा कर दें, 1/8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सल्फर 1 है, तो यहाँ सल्फर को मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम यहाँ 6 से गुणा कर देते हैं, नाइट्रोजन हमारा 6 है, तो नाइट्रोजन देख लो हमारा यहाँ 6 कर दो। हमारा सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया। अब हाइड्रोजन हमारा हो रहा है 6, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 से काट गुणा कर दो, 4 और 2 6 हो गया। हमारा ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ 6 3 18, तो यहाँ देख लो 4 ऑक्सीजन और प्लस 6 दूनी के 12, यहाँ हमारा 2 12 2 12 13 14 14 15 16 17 18 18 ऑक्सीजन हो रहा है, 6 3 18, समीकरण ये भी बैलेंस है। तो आप इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कर सकते हो। यदि ये कोफिशिएंट, यदि 1/8 से हम यहाँ गुणा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। इसको आपको बताएं, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो देख रहे हैं कि कार्बन को CO2 में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, P4 को फास्फोरस को अर्थोफॉस्फोरस एसिड में, सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। करता कैसे है, यह नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन या धातु को उसके ऑक्साइड में बदल देता है, और यही ऑक्साइड जल में घुल करके एसिड का निर्माण करते हैं। तो बुक्स में जो है पार्शियल इक्वेशन दिया होगा, आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखिएगा ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो। इसे नोट करें, कुछ हम मेटलवाइड से रिएक्शन करा रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन बता रहे हैं। देखिए मेटलवाइड से रिएक्शन कैसे करता है, तो याद रखिएगा ये कॉम्प HNO3 इन्हें ऑक्सो एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। एनसीईआरटी में सब रिजेक्शन नहीं है, बट याद रखिएगा। देखिए जैसे यह आर्सेनिक से रिजेक्शन करेगा तो आर्सेनिक एसिड में, एंटीमोनी से करेगा तो एंटीमोनिक एसिड में इसको क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। यही हमारा आर्सेनिक है, रिजेक्शन करेगा HNO3 से रिजेक्शन करेगा। कैसा होना चाहिए, कॉन्क से ही करेगा। तो यह पहले क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यह रिजेक्शन करता है H3ASO4 प्लस NO2 प्लस H2 हो जाएगा। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। इसी प्रकार एंटीमोनी है, यह HNO3 से रिएक्शन करेगा कॉन्क से, तो यह एंटीमोनिक एसिड बनेगा H3SbO4 प्लस NO2। यह प्रोडक्ट तो देगा ही हमारा जब कॉन्क है, तो इसी को कहते हैं एंटीमोनिक एसिड कहते हैं, या इसी को हम लोग आर्सेनिक एसिड कहते हैं। समीकरण को संतुलित कर दो, यहाँ आर्सेनिक 1 देख रहे हैं, आर्सेनिक छोड़ दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा हाइड्रोजन हो रहा है 5, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 3 और 2 5, ऑक्सीजन हमारा हो रहा है 5 तिहाई 15, तो यहाँ देख लो हमारा ऑक्सीजन हो रहा है 4, नाइट्रोजन हो रहा है यहाँ 5, तो यहाँ 5 से गुणा कर दो, हमारा ऑक्सीजन हो गया 5 दूनी के 10 4 14 1 15, 5 तिहाई 15, बैलेंस हो गया। यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, यहाँ भी 5 से कर दो, इसी को कहते हैं मेरे भाई नाइट्रोजन 5 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10 4 14 1 15, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। याद रखिएगा। कुछ हम लोग कंपाउंड से रिजेक्शन को देखते हैं कि यह कैसे कंपाउंड से रिजेक्शन करता है, इसे नोट करें। कुछ यौगिकों से रिजेक्शन हम लोग देखें। देखिए
कॉन्क नाइट्रिक एसिड हो या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो, यह नवजात ऑक्सीजन देता है जिसके कारण इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये करता क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो या कॉन्क नाइट्रिक एसिड हो, H2S को सल्फर में, SO2 को H2SO4 में, अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, इसी प्रकार हाइड्रोजन एसिड को हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो कुछ समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यह कैसे H2S से रिएक्शन करता है, यही H2S है। यदि यह डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, डाइल्यूट लिख देना है। और यह क्या देगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो ही हम यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा NO प्लस हमारा प्रोडक्ट होगा H2O, और इसको किसमें ऑक्सीकृत करता है, सल्फर में। समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सल्फर 3 हुआ, 3 कर देते हैं। और यहाँ HNO3 से 2 से 2 नाइट्रोजन हुआ तो यहाँ 2 नाइट्रोजन कर देते हैं। हाइड्रोजन हो गया 6 2 8, तो यहाँ 4 दूनी के 8 कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी के 6 हुआ, तो यहाँ देखो 4 2 6 हुआ, हमारा सल्फर मुक्त हो गया। यह क्या किया, H2S को यह सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। इसी प्रकार H2S ले लेते हैं और यहाँ कॉन्क HNO3 लेंगे। देखिए घबराने की जरूरत नहीं, कैसे जब भी हम कॉन्क HNO3 लिखेंगे कुछ नहीं आपको करना, NO के जगह पर केवल NO2 कर देना है, यहाँ जल हो जाएगा और सल्फर के जगह पर वैसे ही सल्फर मुक्त होगा। ठीक है, डाइल्यूट लेंगे तो हमारा NO प्राप्त होगा और कॉन्क लेंगे तो NO2 प्राप्त होगा, बस यही, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। नाइट्रोजन हमारा 2 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया। ऑक्सीजन 6 हो रहा है, तो यहाँ देखो 4 और 2 6 हो रहा है। बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार देखो फेरस सल्फेट से भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। अम्लीय फेरस सल्फेट FeSO4 ले लो, इसके जगह पर H2SO4 ले लेते हैं और यहाँ HNO3 ले लेते हैं। ये कैसा लेंगे बेटा, डाइल्यूट लेंगे। तो डाइल्यूट लेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है NO बनेगा, तो इसको फेरिक सल्फेट में बदल दो, Fe2SO4 का होल थराइस प्लस यहाँ क्या लगा देंगे, NO लगा देंगे प्लस H2O लगा देंगे। समीकरण को संतुलित करना होगा। यदि हम यहाँ FeSO4 ले लेते हैं, यहाँ इसके अम्लीय विलयन लेते हैं और यहाँ HNO3 यूज करते हैं, यहाँ कॉन्क यूज करते हैं, तो ये हमारा फेरिक सल्फेट ही बनेगा, FeSO4 का होल थराइस। और यहाँ क्या बनेगा, NO के जगह पर NO2। जब हम कॉन्क लेंगे तो NO2 प्लस H2O। अब समीकरण को संतुलित कर दो। यहाँ 6 FeSO4 हम ले रहे हैं, यहाँ हमारा Fe 2 है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी के 6 हो गया। तो सल्फेट हमारा हो रहा है 9, तो यहाँ 6 सल्फेट दिखाई दे रहा है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सल्फेट हो गया 9। अब देखो हमारा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा नाइट्रोजन हो रहा है यहाँ 2 से मैंने गुणा कर दिया तो नाइट्रोजन हो गया 2। हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ 3 दूनी के 6 2 8, तो इधर हाइड्रोजन कर दो हमारा 4 दूनी के 8। ऑक्सीजन हो रहा है 4 3 दूनी के 6, तो यहाँ 4 और 2 6, समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार FeSO4 से रिएक्शन करेगा तो इसको संतुलित कर दो। यहाँ लोहा 2 दिखाई दे रहा है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लोहा 2, सल्फेट यहाँ दिखाई दे रहा है 3, देखो SO4 3, तो यहाँ हमारा SO4 2 और 1 3 हो गया। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बारी आई है, हर हाइड्रोजन की, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, नाइट्रोजन 2, यहाँ 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन हो रहा है 2 2 4, यहाँ 2 से गुणा कर दो 4। ऑक्सीजन हुई 6, तो यहाँ देखो 4 और 2 6, समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार यह SO2 को H2SO4 में, हैलोजन एसिड को हैलोजन एसिड में ऑक्सीकृत कर सकता है। आप समीकरण यूज करना है तो आप इसे संतुलित करके घर पे अभ्यास कीजिएगा। इसे नोट करें। कुछ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन बता रहे हैं कि यह टॉल्वीन से, बेंजीन से, यह ठीक है, यह कैसे पर ग्लिसरॉल से कैसे अभिक्रिया करता है, नोट करें। तो आइए हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन इसका देख लें। कॉपी में आप हेडिंग दे दीजिएगा, रिजेक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसी को हम लोग नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। नाइट्रेशन जब मैं कहूं तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या समझेंगे, NO2 का जुड़ना, NO2 का
जुड़ना। जब NO2 ग्रुप को जुड़ना होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी रिंग में, तो हम लोग नाइट्रिक एसिड से उसकी अभिक्रिया करा देते हैं कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में, और उसको वार्म किया जाता है। तो NO2 ग्रुप जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। क्लियर बात समझ गया? जैसे मैं कहूँ कि बेंजीन का नाइट्रेशन करो, तो समझ जाना है कि बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप को जोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। वैसे इसको हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझें। जैसे बेंजीन से रिएक्शन 1 नंबर में हम लोग देखें, इसी को कहेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो यह बेंजीन है, यहाँ H लिख देते हैं, किसी को ऐतराज है, हम क्या नाइट्रिक एसिड को हम HNO2 लिख सकते हैं, किसी लड़का को ऐतराज है क्या? या इसी को हम कहते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो तो, और इसको हम लोग H2SO4 के उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में थोड़ा सा वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। यह जल अवशोषक पदार्थ का कार्य करता है। देखो यह किया क्या, करता क्या है, अब इस जल को सोख लेता है। देखिए H2O बाहर निकले, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, किसी भी एक H को निकाल सकते हो। H2O निकल गया और यहाँ बन गया हमारा, देखो ध्यान से क्या बना बेटा, यहाँ बन गया NO2 ग्रुप जुड़ गया। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बन, इसी को हम लोग पढ़े हैं, इसी को वायल ऑफ मिरबेन कहते हैं। वायल ऑफ मिरबेन के नाम से जाना जाता है। और इसी अभिक्रिया को हम कह सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। किसी को ऐतराज है कहीं? अब देखो एक और रिएक्शन कराते हैं टॉल्यूइन से अभिक्रिया, जिसको हम लोग मिथाइल बेंजीन कहते हैं। टॉल्यूइन आप पढ़े होंगे CH3, इसी को TOLUEN टॉल्यूइन कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम HONO2 से करा देते हैं कॉन्क नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया, और सेम कंडीशन होगा कि H2SO4 के उपस्थिति में इसको वार्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बताएंगे, और आपको बताया भी गया होगा कि कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम से यदि सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप जुड़े हों, जैसे सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप देखो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, देखो इसके जगह पर क्लोरीन जुड़ा हो, ब्रोमीन जुड़ा हो, OH ग्रुप जुड़ा हो, देखो सब में सिंगल बॉन्ड आएंगे। ET से भी इतना बात समझिए, यदि जुड़ा हो तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को वैसा रिएजेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हमेशा चाहता है कि अर्थो पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे, अर्थो पोजीशन पे जुड़े, न कि मेटा पोजीशन पे। कारण क्या है, रीजन क्या है, सब हम लोग आर इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अब याद कर लीजिएगा, यहाँ ऐसे जुड़ जाए आरिफ सर, दीपक सर, संजीव सर सिंगल बॉन्ड से, और कहा जाए इस NO2 प्लस को जोड़ो, तो कहिएगा सर अर्थो पर जुड़ेगा, नहीं तो इस पारा पर जुड़ेगा और अर्थो पर जुड़ेगा। अर्थो पारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, अर्थो पर भी जुड़ता है, पारा पर भी जुड़ता है। याद रखिएगा ये अर्थो पारा डाइजेक्टर का कार्य करता है। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ H छुपा है, यहाँ भी H छुपा है, देखो यहाँ भी H छुपा है कि नहीं बेटा, H छुपा है, इसको टॉल्यूइन कहते हैं। यहाँ नीचे लिख देते हैं हम TOLUEN टॉल्यूइन। यहाँ भी H छुपा है, यहाँ भी H छुपा है। तो देखो करता क्या है, यह 3 मोल हम नाइट्रिक एसिड को ले लेते हैं, यह देखो यह 3 OH, यह H, यह H, यह H निकल जाता है, -3H2O हो गया। देख रहे हो, कोई भी सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हो अर्थो और पारा पे, हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 जाके जुड़ गया। तो H2O, अब देखो यहाँ क्या बना, यहाँ देखो तो क्या बन रहा है बेटा, यहाँ तो वैसे ही CH3 रहेगा, NO2 हो गया, यहाँ देखो NO2 हो गया, और यहाँ देखो O2N लिख सकते हैं, NO2। अब इसका नाम क्या होता है देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसी का नाम होगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT, यह एक विस्फोटक है, याद रखिए क्या है, एक्सप्लोसिव है, यह एक विस्फोटक पदार्थ है। याद रखिए TNT क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, इसको यदि अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला जाए तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो TNT एक विस्फोटक पदार्थ है। कभी कभी आपसे विस्फोटक पदार्थ का नाम पूछेगा, तो इसको कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है, नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन में NO2 का जुड़ना, ये कौन सी अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन की क्रिया कब होती है, जब कोई कंपाउंड जो है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, या किसी भी कंपाउंड में NO2 ग्रुप जुड़ने की प्रक्रिया को नाइट्रेशन कहते हैं। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बता रहे हैं और कुछ रिएक्शन। देखो यहां ध्यान से सुनना, ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं सब प्रश्न, इससे
वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल हम लोग देखेंगे। फिनॉल का नाम तुम सुना होगा, सी नंबर रिएक्शन देख लो, फिनॉल, इसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड फिनॉल है। इससे हम रिएक्शन करा दें नाइट्रिक एसिड का, कॉन्क नाइट्रिक एसिड का, HNO2 लिख दे, किसी को एतराज है? या इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं HNO3 कॉन्क है, और इसको हम लोग कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में थोड़ा सा वार्म करते हैं। तो देखो ये भी अर्थो पारा डायरेक्टर है, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का H, इसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं। देखो तो क्या होगा, ये 3 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, और देखो यह OH, यह H, यह H, यह H, 3H2O बाहर निकल जाता है, और यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO जाके जुड़ता है, NO+2 जाके अर्थो पारा पे पोजीशन पे जुड़ता है। देखो तो यहाँ लिख देते हैं OH, यहाँ जुड़ता है NO2, यहाँ NO2, और यहाँ O2N या NO2 लिख सकते हो। इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, इसका कोई पूछे नाम 2, 4, 6, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पूरे दुनिया में एक मशहूर नाम से प्रचलित है। इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये भी क्या है, EXPLO, ऐसा ही एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, ग्लिसरॉल से अभिक्रिया। ग्लिसरॉल का सूत्र आपको पता है क्या होता है सबको? CH2OH, CHOH और CH2OH, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग GLYCER वाले ग्लिसरॉल या GLYCER में ग्लिसरीन कहते हैं, ठीक है। यह वैसलीन की तरह गाढ़ा पदार्थ होता है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग सेविंग सोप बनाने में भी हम लोग करते हैं। या HONO2 नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्क से रिएक्शन करेगा, किसके उपस्थिति में? कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में थोड़ा सा वार्म करेंगे। देखो यह 3 मोल ले लेते हैं, देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसके H पार्ट को और इसके OH पार्ट निकल गया, -3H2O लिख देते हैं, निकल गया। यह जल अवशोषक पदार्थ है, पानी को सोख लिया। अब यहाँ देखो क्या बन रहा है, CH2, यहाँ ONO2 बन गया, यहाँ देखो CH बन गया, ONO2 बन गया, यहाँ CH2 बन गया, यहाँ ONO2 बन गया। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं टराई नाइट्रोग्लिसरॉल, GLYCER ग्लिसरॉल, या इसी को कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, GLYCER ग्लिसरीन, या इसी को हम सिंपली नाइट्रोग्लिसरीन कर सकते हैं, नाइट्रो GLYCER नाइट्रोग्लिसरीन कर सकते हैं। याद रखिएगा यह एक विस्फोटक है, विस्फोटक है, विस्फोटक है। इसका प्रयोग डायनामाइट के साथ भी किया जाता है, और डायनामाइट का तो प्रयोग जानते ही, वो भी विस्फोटक है। उसका प्रयोग पहाड़, पर्वत, ठीक है, पुराना पुल आदि को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरॉल, ये सब एक ही पदार्थ का नाम है, यह विस्फोटक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसके 5 से 10 मिलीग्राम का प्रयोग, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग चेस्ट पेन, एंजाइना जिसको कहते हैं, इसके भी इलाज में किया जाता है, और इसका कमर्शियल नेम सॉर्बिट्रेट होता है। तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, नोट में याद रखिएगा कि इसका COMMERI कमर्शियल, COMMERI कमर्शियल नेम सॉर्बिट्रेट, सॉर्बिट्रेट होता है। इसके 5 से 10 मिलीग्राम का प्रयोग चेस्ट पेन, CHEST, चेस्ट पेन, जिसको एंजाइना कहते हैं, के इलाज में यूज किया जाता है। इतना बात आप याद रखिएगा कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी का नाम है सॉर्बिट्रेट है, इसका कमर्शियल नेम है सॉर्बिट्रेट। तो 2-3 विस्फोटक पदार्थ का नाम याद रखेगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल,
TNT, पिक्रिक एसिड, और भी आपको हम विस्फोटक पदार्थ का नाम ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन, RDX। ये देख रहे NO2 ग्रुप वाला जितने भी कंपाउंड आते हैं वो विस्फोटक नेचर के होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, देखिए पिक्रिक एसिड है ना, कभी कभी देता है कि निम्न में से किस कंपाउंड में OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, दे देगा आपको थैलिक एसिड, आपको दे देगा ऑक्जेलिक एसिड, दे देगा पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड नाम है लेकिन इसमें OCOOH समूह नहीं है। तो याद रखिएगा पिक्रिक एसिड नाम तो है एसिड लेकिन इसमें COOH समूह नहीं पाया जाता है। तो इन तमाम नाइट्रेशन जो हम देखे हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन देखे हैं, दरअसल में इसका डिटेल अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो इतना बात नोट कीजिए, हम यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड बता रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड के कुछ महत्वपूर्ण आप प्रयोग देख लें। देखिए नाइट्रिक एसिड का पहला प्रयोग हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोगशाला में रिएजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रेशन अभिक्रिया को कराने के लिए। याद रखिएगा विस्फोटक जैसे ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जिसको सॉर्बिट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका कमर्शियल नेम है पिक्रिक एसिड, RDX, ETC के निर्माण में। देखिए RDX क्या है, RDX के बारे में हम आपको बताएंगे जब हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर को पढ़ेंगे वहां, कि देखिए जब अमोनिया जो होता है फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है, और यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है, यूरोट्रोपिन का हम नाइट्रेशन कर दें तो RDX नामक विस्फोटक पदार्थ प्राप्त होता है। इसको साइक्लोनाइट, हेक्सोनेट, T4 आदि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका ऑथराइज नेम रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव रखा गया। इसकी चर्चा हम लोग वहां करेंगे, ठीक है। स्टील के क्लीनिंग में इसका प्रयोग होता है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग होता है, मेटल पे इचिंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और ग्लास पे इचिंग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, HF का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। और मेटल पे इचिंग करने के लिए, धातु पे कोई डिजाइन बनाने के लिए, धातु पे कोई उभार लिए हुए कोई आकृति, कोई नाम लिखने के लिए हम लोग HNO3 का प्रयोग करते हैं। और देखिए शीशा पर डिजाइन बनाने के लिए, शीशा पर फूल बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो धातु पे इचिंग करने के लिए नाइट्रिक एसिड और ग्लास पे इचिंग करने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। देखिए महत्वपूर्ण उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रेट उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं NH4NO3। बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट का मतलब होगा इसमें चूना रहेगा, तो CaO into CaNO3 का होल ट्वाइस। ETC बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम सिल्क के उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड, जितने भी नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए नाइट्रो कंपाउंड आप देखे होंगे उसके उत्पादन में HNO3 का प्रयोग करते हैं। और इस नाइट्रो कंपाउंड का प्रयोग अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में हम लोग करते हैं, जैसे डाई बनाने में, परफ्यूम बनाने में, ठीक है, एमीन बनाने में। तो नाइट्रो कंपाउंड का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो नाइट्रो कंपाउंड के निर्माण में HNO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप इसे साफ साफ नोट कर लेंगे। अब बनता है एक चीज इसमें, नाइट्रेट आयन की जांच या नाइट्रेट साल्ट दे तो इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो इसकी टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, उस पर हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। चूंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फास्फोरस के साथ। तो कुछ पहले हम इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें ताकि ये पढ़ाया गया सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप इसे नोट करें। तो इन प्रश्नों को आप घर पे कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के सिद्धांत लिखें। यह कॉपर से, यह जिंक से कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है, स्पष्ट करें। तो आप लिख सकते हैं कि यह डाइल्यूट तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड, यह दोनों ही रूपों में नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है।
एल्युमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, क्यों? तो आपका जवाब होगा कि एल्युमिनियम जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। जो ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल में इसे डुबोते हैं, यह एल्युमिनियम के सतह पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड का पतला परत जम जाता है Al2O3 का, जो फर्दर नाइट्रिक अम्ल के रिजेक्शन को रोक देता है। इसलिए एल्युमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता। तो थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। कॉपर सांद्र HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट देगा? तो जब भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल दे तो आपको याद है कि यह NO2 देगा और अपना नाइट्रेट बनाएगा। तो NO2 और नाइट्रेट, NO2 नाइट्रेट चुन लेना है। एसन सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके नोट में लिखवाए हैं या बताए हमने कि एसन जो है सांद्र नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया का मेटा एस्टैनिक एसिड देता है। मेटा एस्टैनिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है HSNO2 A2H2O, तो इसी को हम लोग लिखते हैं H2SNO3। मेटा एस्टैनिक एसिड देगा और NO2 देता है, याद रखिएगा। तो बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है, कई बार ये जेई नीट तक पूछा गया है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल जो विस्फोटक है, इसका कमर्शियल नाम होता है, अभी बताएं, आपको टिक लगाना होगा, इसे नोट करें, कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं तो इनका भी उत्तर आप दीजिएगा कि TNT का विस्फोट किसे मिलाकर किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है। तो आपको बताते समय बताए होंगे कि TNT जो है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जब ही इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ हम मिलाते हैं तो विस्फोट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। वैसे हम नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताए थे। सांद्र HNO3 को किस पात्र में आप संग्रह कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताए होंगे कि कौन कौन से धातु रिजेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, फेंको निकालकर, इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा कि फेंको निकाल कर सड़ा आलू, फेंको निकालकर सड़ा आलू, फेंको निकालकर सड़ा आलू। फे का मतलब होता है लोहा, को निकाल कर मैंने निकाल, कर का मतलब होता है क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम। सड़ा से मतलब कुछ नहीं, आलू का मतलब एल्युमिनियम। इतना ही धातु होते हैं जो कॉन्क नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात इन्हीं धातु में सांद्र नाइट्रिक अम्ल को चाहे तो हम संग्रह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से और ये हमारा Fe रिजेक्शन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सांद्र और शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता। निम्न में से किसे ऑयल ऑफ मीरबेन कहा जाता है? तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन को ही ऑयल ऑफ मीरबेन कहते हैं। तो आप इसे नोट करें, इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, ब्राउन रिंग टेस्ट और फास्फोरस के इलेक्ट्रोड पर चर्चा करेंगे। फास्फोरस के कितने अप्रूप होते हैं, उनके प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की स्ट्रक्चर और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।